गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टडी पे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, कुछ समय से कुछ एक दुखद घटना हुई थी, जिसकी सूचना मैंने पोस्ट के माध्यम से आपको दी थी। मेरे फादर इन लॉ का देहांत हो गया है, जिसकी वजह से कुछ समय तक दिमाग डिस्टर्ब रहने की वजह से मैं वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाई। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम कंटिन्यू स्टडी अपने फोकस कर सकें। और जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो थोड़ा सा आदमी अपनी एक दैनिक जो दिनचर्या होता है उससे थोड़ा सा हिल जाता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो रेगुलर लाइफ है उसमें वापस आ सकें। और आप सबके कमेंट्स ने मुझे बहुत सहारा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम वापस उसी स्पीड में स्टडी अपनी शुरू करें। तो आइए अपनी स्टडी पे आ जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है सबसे पहला कथन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया था। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। और अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। तो ये वाला जो कह सकते हैं कारण है, वो गलत है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2014 का ये प्रश्न रहा है। थोड़ी सी डिटेल इसकी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से लगभग हटा दिए थे। अंग्रेजी व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को कम दामों पर खरीदकर उन्हें उच्च दामों पर बेचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिन की संधि 1802 में किसके किसके मध्य या किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये संधि हुई है अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और ये एनटीए यूजीसी नेट का द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2012 का प्रश्न रहा है। टीजीटी हिस्ट्री 2013 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। इसकी डिटेलिंग एक बार देख लेते हैं। अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को वेलाजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। यह संधि प्रख्यात बेसिन की संधि थी। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता को खोकर पेशवा ने अंग्रेज कंपनी का संरक्षण और सहायता प्राप्त की। 13 मई 1803 ईस्वी को वेलाजली की संरक्षकता में अंग्रेजी सेना की सहायता से पेशवा बाजीराव ने पूना में प्रवेश करके गद्दी प्राप्त की और होलकर मालवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की जो नीति रही है वो रही है जॉन लॉरेंस की। ऑप्शन सी हमारा यह करेक्ट होगा यहाँ पे। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी 2013 का ये प्रश्न रहा है। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मंडे है और मंडे को हम ऑनलाइन क्लास करते थे, परंतु जैसा कि मैंने बताया कुछ दुखद घटनाओं के कारण मैं अभी लाइव क्लास भी नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपकी कंटिन्यू स्टडी
कराती रहूं। और इस चैनल के साथ जुड़कर आप इतिहास में अपने आप को और भी अच्छा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इतिहास के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जैसे A, B, C, और इसमें जो सीरीज़ चल रही है वो D है। इसके अलावा NTA UGC नेट का फर्स्ट पेपर और इतिहास का सेकंड पेपर भी आपको मिल जाएगा। और TGT PGT के और पेपर भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो चलिए डिटेल एक बार देख लेते हैं। आंग्ल अफगान संबंधों में दूसरा अध्याय लॉर्ड एलनबरो के काल से आरंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के वायसराय काल तक चलता रहा। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति, ध्यान दीजिएगा, कुशल अकर्मण्यता की नीति या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का काल कहा जाता है। यह अफगान युद्ध में हुई सर्वनाश का सीधा परिणाम थी। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति को अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है वह नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न रहा TGT हिस्ट्री 2011 का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से पुकारा जाता था। लंदन में इस कंपनी के 28 संचालक थे जो साझेदारी द्वारा वार्षिक रूप से निर्वाचित होते थे। कंपनी के दैनिक निर्देशक यानी डायरेक्टर कहते थे, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय थे, जैसा कि आपको सभी को पता है, पुर्तगाली। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और TGT हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी लाइव आने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने 17 मई 1498 ईस्वी में आशा अंतरिप होते हुए भारत के कालीकट समुद्र तट के किनारे पर उतरा। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई का पूर्वाधिकार किसका था? तो अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई का पूर्वाधिकार जो था वो था पुर्तगालियों का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। NTA UGC नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2014 का ये प्रश्न रहा है। इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज के रूप में दिया गया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई थी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ब्लैक होल कालकोटरी घटना कब घटित हुई? तो ये जो घटना हुई है ये घटित हुई है 20 जून 1756 को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न TGT हिस्ट्री 2009 का प्रश्न रहा है। बंगाल के नवाब के आज्ञा के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर ली। नवाब ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेरे में ले लिया और कुल 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए। 20 जून 1756 को एक कोठरी में बंद कर दिए गए और दूसरे दिन सिर्फ 23 व्यक्ति बचे। इसी को ब्लैक होल घटना की कहा गया है। इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीट होता है। तो इसका जो क्रम करेक्ट है वो हो जाएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2009, 2001 और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया हुआ है। 2018 में एनटीए यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 और 15 को भी ये प्रश्न आया हुआ है। आगे देखते हैं इसकी डिटेल एक बार। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। वहां का राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। इस प्रकार यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ और 1608 में अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन हुआ। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? तो पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई है वो बिछाई गई है लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। डीएसएसबी पीजीटी 2019 का भी ये प्रश्न रहा है। भारतीय सुरक्षा और आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने तक बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइन के सूत्र में बंद कर एक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कथन कहता है सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त कर दिया। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त ना कर सका, तो ये गलत हो रहा है, इसे हम क्रॉस कर लेते हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छोटी सी सेना टुकड़ी द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ क्योंकि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1498 को वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा था? सभी को ये उत्तर पता है, ये हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। चलिए इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनी की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल ले जाने हेतु प्रदान किए। वास्को डिगामा को इस यात्रा से काफ़ी लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, तो किसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था? तो ये हराया था, इसका जो ऑप्शन सही होगा जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था सिराजुद्दौला को। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। मीर जाफर राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की अंग्रेजी सेना विजय हुई और नवाब के विश्वास पात्र मीर मदन और मोहन लाल की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया? तो जैकोबिन क्लब का जो सदस्य बना था वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान था और
यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब 1794 ईस्वी में स्थापित किया और उसका सदस्य बना तथा स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही उसने फ्रांसीसी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना है वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। भारत में कंपनी के शासन में सुधार हेतु 1773 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट पुकारा गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। और यहाँ पर आ गया है सुमेलित करने का प्रश्न। सबसे पहले दिया है भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो सीधे हम राइट आंसर पे चले या एक बार यहाँ पे मैच करके हम खुद से देख लेते हैं। तो चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है भारत में पुर्तगाली व्यापार। तो भारत में पुर्तगाली व्यापार हुआ है 1503 में और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1600 में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1664 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1662 में। तो इस तरह से अगर हम मैच करते हैं तो देख लेते हैं। हमने एक का फर्स्ट लगाया है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है और इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। भारत में मुख्यतः दो मार्गों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। पहला उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर प्रसिद्ध और परंपरागत स्थल द्वारा और दूसरा समुद्र मार्ग द्वारा 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डिगामा के आने से यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। भारत में पुर्तगाली व्यापार का प्रारंभ 1503, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ। तो दोहरे शासन का जो अंत हुआ है वो हुआ है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के काल में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और ये टीजीटी हिस्ट्री 2005 का प्रश्न रहा है। लेक्चरर एग्जाम 2009 और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का ये प्रश्न रहा है। क्लाइव ने बंगाल की उलझन को कुख्यात द्वैत शासन प्रणाली द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया। इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जब प्लासी का युद्ध सन 1757 में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था। तो जो अंग्रेजों से जा मिला था वो था मीर जाफर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीति में सफल होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और 28 जून 1757 को मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने अपने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा का कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचना और भारत के समुद्री मार्ग की खोज की।
फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के पुर्तगाल समुद्र मार्ग की खोज की? तो यहाँ पे हमें डेट बताना है और यहाँ हमारा जो डेट होगा वो हो जाएगा 17 मई 1498 को। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां के हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। प्रश्न के अनुसार 17 मई 1498 विकल्प सी जो है वो नज़दीक होता है, जबकि अलग अलग किताबों में थोड़ा सा डिफरेंट दिया रहता है, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता या दोगुना भत्ता दिया जा गया था? तो ये भत्ता दिया गया था मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। इसकी एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं। तो डिटेल पे आ जाते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर को विश्वासघात के कारण क्लाइव विजय हुआ। मीर जाफर नवाब बना। उसने अंग्रेजों को बहुत सुविधाएं प्रदान की। इसी के तहत उसने अंग्रेजी फौज का भत्ता दोगुना कर दिया, जबकि सही तिथि 20 मई 1498 होगी। तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा। तो पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई है मार्टिन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2004 में। व्याख्या देखते हैं। पांडिचेरी की स्थापना 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन एवं वेलंगर दा लेपिसने ने की थी। इसकी स्थापना इन दोनों ने मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव पांडिचेरी प्राप्त कर इसका पांडिचेरी नींव डाली गई। आगे चलकर 1674 में मार्टिन को इस बस्ती का प्रधान नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर से आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इस समय टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो एग्जैक्ट टाइम पे मैं नहीं आपको अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे इसको शेड्यूल में लाने के लिए। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।